सब में जो स्ट्रेस बफर्स हैं वो क्या है, मतलब स्ट्रेस बफर्स यानी कि जो स्ट्रेस को कम कर सके। सो पॉजिटिव हेल्थ में है डाइट है, एक्सरसाइज है, पॉजिटिव एटीट्यूड, थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी स्ट्रेस बफर्स, फैक्टर्स दैट एक्ट एज स्ट्रेस बफर्स, एक्सप्लेन, एंड दे दिया फॉर 1 2 3 और 4 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का तो आता नहीं है, 3 नंबर का ही दे दिया, तो आपको लिखना है, सारा ही लिखना है। सो द फर्स्ट जो इसमें आएगा पॉजिटिव हेल्थ वाले में, नंबर 1 पॉइंट इज़ डाइट। एंड ये डाइट ऑल नो कि वो डाइट का मतलब वो घास फूस खाना नहीं, वो जो अमीर लोग खाते हैं, वो सैलेड सुबह भी खा रहे हैं, रात में भी और दोपहर में भी। इट्स नॉट दैट मच डाइट। डाइट का मतलब होता है सिंपल खाना एकदम, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच डाइट, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करने में सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू दे और हेल्दी रखे, फिट रखे। अब बैलेंस डाइट की वजह से क्या होगा, एक पर्सन का जो मूड है और एनर्जी है वो लिफ्ट हो सकती है, सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा हो सकता है, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन हो सकती है, एंड हम बहुत ही अच्छे से स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ से कोप अप कर सकते हैं। सो अब हर एक हेल्दी बॉडी के लिए एक की मंत्र है कि उनको दिन में 3 बार मेन मील्स लेनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट स्नैक्स वगैरह। 3 तो मील्स होनी चाहिए जो मतलब प्रॉपर खाना होगा। एंड ईट अ वेरी वेल बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है कि सुबह भी सेम चीज़ खाई, रात को भी और दोपहर में भी, नहीं, अलग अलग खाओ ताकि वैरायटी मिले। ऑलराइट। अब एक बात आई कि एक पर्सन को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा, सब सबकी सेम लेवल ऑफ वो नहीं होती है कैपेसिटी की, उनको इतना ही चाहिए, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए। अब जिसमें खून की कमी है तो उसको ऐसे डाइट लेनी है जिसमें उसको हीमोग्लोबिन बन सके, है ना, वैसी वाली डाइट। और जिसमें फ़ैट ज़्यादा है तो फ़ैट वाले कम लेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जो कम है वो जो डेफिसिट में न्यूट्रिएंट है वो वाला लेगा, है ना। तो हाउ मच न्यूट्रिशन वन शुड टेक दैट डिपेंड्स ऑन वंस एक्टिविटी लेवल। हो सकता है एक पर्सन खा रहा है पर कोई फिज़िकल एक्टिविटी है ही नहीं, बस घर में बैठे हैं, या बैठने वाला काम है, चलने फिरने का तो है ही नहीं। ऑब्वियसली आप खुद ही बताओ, खुद ही सोचो, मतलब कि एक पर्सन है जो ऑफिस जाता है, वहाँ पे खड़े रहता है, फील्ड वर्क समझ लो, और एक पर्सन है जो ऑफिस जाता है और डेस्क पे मतलब बैठ के काम करता है। किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए बताओ? वो फील्ड वाले को ना। तो उसको फिर उस हिसाब से लेना होगा, जेनेटिक मेकअप, क्लाइमेट एंड हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इज़ एक्सरसाइज। अब आपने खा तो लिया, अब वो चीज़ पचना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट, तो फिर वो अलग ही कुछ और ही हो सकता है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल फिटनेस एंड हेल्थ। तो इससे आपको रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैनेजिंग वेट एंड स्ट्रेस। ठीक है। रेजिलियंस एंड हेल्थ, ये बॉक्स 3.3 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो व्हाट इज़ द टॉपिक्स? रेजिलियंस एंड हेल्थ। रेजिलियंस की एक डेफिनेशन है, वेट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट। I think I found. So it has been described as a capacity to bounce back in the face of stress and adversity. ये ना सेम लाइन किसी केस स्टडी में दी जा सकती है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बहुत बार बच्चे लिख देते हैं पॉजिटिव हेल्थ, बट ये नहीं है, रेजिलियंस है। पॉजिटिव हेल्थ ठीक है, आधा ठीक है, पर रेजिलियंस की बात हो रही है इसमें।
तो ये बाउंस बैक वाली एबिलिटी है। सेल्फ रिलायंस, फाइंडिंग पॉजिटिव रोल मॉडल, सीकिंग अ कॉन्फिडेंट कॉग्निटिव स्किल। अब इसमें ना 3 रिसोर्सेज में ये रेसिलियंस डिफाइंड है। आई हैव का मतलब है मेरे रिसोर्सेज या मेरी इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ। इंटरपर्सनल यानी कि 2 लोगों के बीच वाली। सो पीपल अराउंड मी आई ट्रस्ट, हु आई लव इट, नो मैटर वॉट आई एम का मतलब है आपकी खुद की स्ट्रेंथ। हर एक पर्सन की खुद की स्ट्रेंथ होती है। कोई इस चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा होता है, तो वो चीज़। रिस्पेक्टफुल ऑफ माई सेल्फ एंड अदर। आई कैन मतलब इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप फाइंड आउट कर सकते हो वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इसमें सिर्फ ये डेफिनेशन दे देना और ये 3 रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ये, और इसको 1 लाइन में एक्सप्लेन कर देना जैसे इसमें दे रखा है, एंड यू विल गेट द मार्क्स। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कमिंग टू अब एक्सरसाइज ना बहुत सारे टाइप की होती है। हो सकता है कोई पर्सन स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, जॉगिंग करे, कोई एरोबिक्स करे, कोई योगा आसन करे, तो जिसको जो सूट करे वो कर ले। अब जो मतलब जो ओल्ड पीपल हैं तो वो थोड़ी ना साइकिलिंग वो कर सकते हैं कुछ हद तक, स्विमिंग का पता नहीं, जॉगिंग वो कर सकते हैं। तो उनके लिए मोस्ट प्रेफरेबल जिनके हर जगह दर्द ही दर्द रहता है, घुटनों में, पैरों में, तो उनके लिए परफेक्ट रहेगा आसन। वो भी सिंपल वाले, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे ना। एरोबिक एक्सरसाइज उसमें पूरी बॉडी का हो जाता है, तो आप आसन करो, मेडिटेशन करो, सूर्य नमस्कार कर लो, उसमें तो पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है। तो इससे क्या होता है, स्टडीज़ ने सजेस्ट करा है कि जो फिटनेस है वो परमिट करती है इंडिविजुअल्स टू मेंटेन जनरल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, एंड जब आप नेगेटिव लाइफ इवेंट्स से फेस करते हो। अब आता है बात पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड तो वहाँ पर ना पॉजिटिव हेल्थ का 2 ही चीज़ था, डाइट एंड एक्सरसाइज। बट पॉजिटिव हेल्थ कोई एटीट्यूड ये ओवर्ट होता है, यानी कि ये दिखता है। अब मैंने कहते हैं वो पर्सन में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा है वो एटीट्यूड, है ना। तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कोवर्ट, इट इज़ ओवर्ट। एंड ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड को लीड करते हैं, जैसे एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, पर्पस इन लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वो खुद अगर सक्सेस हो रही है किसी भी चीज़ में तो क्रेडिट लेंगे, एंड अगर फेलियर हो रही है तो ब्लेम भी लेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कोई चीज़ अच्छी हुई तो क्रेडिट मेरा, कोई चीज़ बुरी हुई तो क्रेडिट तेरा, मतलब किसी और पे थोप देना, ऐसा नहीं है। दे डोंट रन लाइक दिस। Finally, be open to new ideas and having a sense of humor with ability to laugh at oneself। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों पे हंसना, खुद पे भी हंसना। कभी कभी ना खुद पे भी हंसना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको खुद की गलतियाँ पता चलती है, स्टूपिडिटी पता चलती है, क्या क्या खामियाँ हैं। फिर आती है बात पॉजिटिव थिंकिंग की, जो कि एक नैरो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि एटीट्यूड तभी बनेगा व्हेन यू हैव थिंकिंग, बट थिंकिंग तो फिर शॉर्टर हो गया ना, नैरो। एंड थिंकिंग वॉट एवर यू थिंक ना दैट कांट बी शोन। मतलब कोई पर्सन आपके दिमाग में जाके झाँकेगा नहीं कि आप क्या सोच रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग है। क्यों? और वो कोवर्ट है। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था ना, कोवर्ट ओवर्ट। तो कोवर्ट आता है वर्ड कवर से, यानी कि वो ढका हुआ है, मतलब दिस कांट बी शोन, सीन, किसी भी एंगल से आप देख नहीं सकते उसे, पर एटीट्यूड दिखा जा सकता है क्योंकि वो बिहेवियर है ना आपका। पर ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कॉग्निटिव का पार्ट है, आप हायर ऑर्डर थिंकिंग करो। अब पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि ये हर
एक सिचुएशन को, आप में ना एबिलिटी होती है कि आप पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव ही लोगे उस पर्टिकुलर चीज़ को, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग एंड कोपिंग विद द स्ट्रेस। अब ना दो टाइप के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। तो पता है ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं वो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं। जैसे कि क्लास 10th में फायर एंड आइस करके, नहीं द डस्ट ऑफ स्नो करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम थी इंग्लिश में। तो उसमें उसका डे पूरा ख़राब हो चुका था, एंड एक पॉइजनस ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा था जिसको सिंबल ऑफ डेथ एंड डिके बोला जाता है। फ्रॉम अ पॉइजनस ट्री वो बैठा था, तो उसने ना वो शिवर करा था क्योंकि ठंड थी और वो स्नो गिरती है उस ऑथर नहीं क्या बोलेंगे उसको, पोएट के सर पे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट सिचुएशन इन ए नेगेटिव मैनर, उसने उस चीज़ को पॉजिटिव मैनर में लिया। तो वही बात है कि ऑप्टिमिस्टिक आर द पीपल हु यूज़ प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजी। प्रॉब्लम फोकस यानी कि वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, एंड उसको अगर प्रॉब्लम आपकी नेगेटिव है, आपका सिचुएशन नेगेटिव है, यू विल ट्राई टू डू इट पॉजिटिव, रिवर्स दैट थिंग, सीक एडवाइस फ्रॉम अदर्स। बट पेसिमिस्टिक वाले लोग होते हैं जिनको खुद पे ही भरोसा नहीं होता। वो ना कोई भी छोटी सी चीज़ हो जाएगी, सब चीज़ पे अपने पे ले लेंगे एंड कहेंगे अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो डिज़ास्टर्स हो जाएगा। वो कहते हैं ना प्रलय आ जाएगा, प्रलय, डिज़ास्टर्स रिजल्ट, एंड वो ना वही चीज़ें करते हैं, डिनाइंग द स्ट्रेस दैट एग्जिस्ट। तो वो अब एक क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है कि ऑप्टिमिस्टिक पीपल यूज़ व्हाट टाइप ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजी। ये तो सीधे स्ट्रेट अवे बुक में लिखा है, पेसिमिस्टिक का तो लिखा ही नहीं है। तो पेसिमिस्टिक का जो इन्होंने लाइन दी है उससे तो एक ही चीज़ समझ आ रही है कि जो पेसिमिस्टिक है वो अवॉइडेंस वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, विच इज़ गिवन बाय एंडलर एंड पार्कर। बट अगर आपको अवॉइडेंस ऑप्शन में नहीं मिला और द फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी आपको अवॉइडेंस ही ढूंढना है पेसिमिस्टिक वाले लोगों के लिए, पर अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है देन गो फॉर इमोशन ओरिएंटेड। क्योंकि पहले तो वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, पर जब पानी सर के ऊपर से चला जाएगा तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, एंजाइटी, इरिटेशन, सब कुछ जितने भी नेगेटिव इमोशन है सब दूसरों पे निकालेंगे। तो वो चीज़ है। अब आएंगे हम सोशल सपोर्ट पे। अब सोशल सपोर्ट का तो मतलब सहारा होता है, एंड अगर इसमें वर्ड लग गया है सोशल, तो यानी कि ये लोगों का सहारा है, सोशल लोगों का। तो ये होता है एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन whom वी रिलाई अपॉन, पीपल who let us know that they care, value and love us। तो ये हो गई छोटी सी डेफिनेशन जो कि पूछी जा सकती है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब ये पूरे में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ है कि ये जो भी सोशल सपोर्ट है इसके हैं बाइफर्केशंस, 3 डिवीज़न है। पहला टाइप है टेंजिबल सपोर्ट। टेंजिबल नाम से पता चल रहा है जो देखा जा सके, नहीं मतलब ही वही होता है टेंजिबल का, है ना। तो ये होती है रिसोर्सेज, असिस्टेंस इन्वॉल्विंग मटेरियल एड, जैसे कि मनी, गुड्स, सर्विसेज। अब देखो एक चीज़ कॉमन है, सारी चीज़ें देखी जा सकती है एंड दे आर मूवेबल, दे कैन बी सोल्ड ऑल्सो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा स्कूल नहीं गया एंड अगले दिन वो अपने फ्रेंड से कह रहा है यार प्लीज़ अपनी कॉपी दे दे मुझे, मेरे को काम करना है कल का। तो ये हो गई बात टेंजिबल सपोर्ट की, रिसोर्सेज मांग रहे हैं वो काम करने के लिए। द सेकेंड टाइप वी कम टू इज़ इंफॉर्मेशनल सपोर्ट। तो नाम में ही कहानी है, इंफॉर्मेशन जो दे वो वाला सपोर्ट। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि आपने 12th पास कर ली सपोज एंड यू गो टू कॉलेज, तो आपको विच करियर टू ऑप्ट फॉर, तो बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस, वर्कशॉप्स होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशनल सपोर्ट का एग्जांपल है। एंड काउंसलर्स या आप अपनी टीचर से बात करो तो वो भी इंफॉर्मेशनल है।
जितने भी वेबिनार सेमिनार होते हैं, प्लस बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो वो भी इंफॉर्मेशनल सपोर्ट है। एंड द मोस्ट ज़्यादा वाला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशनल सपोर्ट इज़ ये सोशल मीडिया साइट। जैसे कि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि एंटरटेनमेंट ही है, बट कुछ इंफॉर्मेशनल भी चीज़ें मिलती है। तो उस एंगल से देखें तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नहीं यूट्यूब की बात करें तो वो इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टूडेंट फेसिंग ए स्ट्रेसफुल इवेंट, जैसे कि एक बच्चे को देने हैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम, पर अगर वो जाके अपने सीनियर या अपनी सोसाइटी में, अपने घर में जिसने वो पर्टिकुलर सिचुएशन फेस करी हो, उससे बात करें। बहुत सारे लोग होंगे डराएंगे, अरे बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, पर जिसने दिया होगा वो कहेगा इतना भी कुछ है नहीं उसमें, बोर्ड बस बना रखा है, वो लेवल सेट कर रखा है, इतना कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये होगी इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, और उससे जो भी उस बच्चे की एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। तो ये एक टाइप ऑफ सपोर्ट ही है ये चीज़, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द थर्ड टाइप, दैट इज़ इमोशनल सपोर्ट। अब इसमें भी नाम में कहानी है, आप इमोशन से सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि मम्मी पापा या फैमिली, लव, एंगर, ये सब तो आपको दिखाएंगे कि हाँ हम आपकी केयर करते हैं। जैसे सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली इमोशनल सपोर्ट देते हैं। जैसे कि आप बहुत ही क्राइसिस वाली सिचुएशन में हो, तो आपको किसी का सहारा चाहिए होता है ना। दैट टाइम कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कहते हैं अरे तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे। तो वो इमोशनल सपोर्ट है। रीअश्योरिंग द इंडिविजुअल दैट ही और शी इज़ लव्ड, वैल्यूड एंड केयर्ड फॉर। तो ये चीज़ होती है। रिसर्च हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सोशल सपोर्ट इफेक्टिवली रिड्यूसेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स जब चल रहे होते हैं, तो उनके आसपास लोग नहीं होते, उनके फैमिली फ्रेंड्स नहीं होते कि उनको सपोर्ट करें। तो एज अ रिज़ल्ट वो डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना जो भी उनके मन में है वो किसी से बोल नहीं पा रहे। तो वो इमोशनली अनबर्डन नहीं कर पा रहे, अपने आप को कैथारसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भारी भारी सा फील होता है, एंड उनको लगता है पता नहीं कितनी सारी दुख है मेरे ज़िंदगी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो चीज़ हो जाती है। पर अगर आपके पास गुड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट है, तो ये सब टाला जा सकता है, अवॉइड करा जा सकता है। सो देयर इज़ अ ग्रोइंग एविडेंस दैट सोशल सपोर्ट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल वेलबींग। एंड जब आप अपने आप को अनबर्डन कर लेते हो इमोशनली, तो यू फील बेटर। सोशल सपोर्ट लीड्स टू मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स फॉर बोथ गिवर एंड रिसीवर। सो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड लेट मी सी इफ़ देयर इज़ एनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो रटी लो, ये तो हर पेपर में आता है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, PT1 हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड में भी आता है ये। तो इसमें वो 3 स्टेजेस हैं, सैली ने क्या कहा था, और वो डायग्राम बना देना है, यू विल गेट द मार्क्स। क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ आस्क्ड इन दी पेपर। ये 3 मार्क के लिए आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है, हाँ ये वाला भी आता है कि स्ट्रेस कैसे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करना है। तो आपको वाइट ब्लड सेल्स वाला, T सेल्स, B सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारा बताना है। उसके बाद अब ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द लाइफ स्किल्स कैन हेल्प टू मीट लाइफ चैलेंजेस। तो इसमें वो जो 6 लाइफ स्किल्स थे ना, वो सैट, वो जो एब्रीविएशन बताई थी मैंने, सैट ट्रियो, तो वो वाले ही इसमें डालने हैं सारे, वो 6 के 6। पर ये क्वेश्चन ना आता ज़रूर है, पर ऐसे सारे नहीं पूछते हैं। वो आपको एक केस देते हैं और फिर कहते हैं अब आप बताओ इस सिचुएशन के बेसिस पे कि इस पर्सन को कौन सी लाइफ स्किल हेल्प करेगी। तो 2 बता दो, एनी 2, तो वो आपको बतानी होती है।
उसके बाद अब देखो एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। वी नो दैट सर्टेन lifestyle factors can cause stress and may lead to diseases like cancer and coronary heart disease, yet we are unable to change our behavior. Explain why. भाई ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं जैसे कि कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, पर फिर भी हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि वो चीज़ है लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी हैबिट बन चुकी है वो चीज़, तो आप वो चेंज नहीं कर पाओगे। एक चीज़ हैबिट कब बनती है, जब आप उसको ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हो, आप रूटीन सेट कर लेते हो कि भाई हाँ आज मुझे 2 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो रूटीन सेट हो जाता है कि पढ़ना है। तो वैसे ही अगर आप दैट पर्टिकुलर जैसे स्मोकिंग कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो, तो वो तो हैबिट बन चुकी है। एंड हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट टू चेंज, बट हाँ वो पर्सन जिसका सेल्फ एस्टीम सेल्फ एफिकेसी हाई है, तो वो अगर डिसाइड कर ले कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, स्मोकिंग छोड़नी है, तो वो कर सकता है। आप अपने आप को वो छोड़ने के लिए, उस पर्टिकुलर अनहेल्पफुल हैबिट को छोड़ने के लिए थोड़ा शॉर्ट वाले गोल्स दो कि अगले 2 घंटे मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, फिर वो बढ़ाते जाओ, अगले 5 दिन नहीं करूँगा, अगले 2 महीने नहीं करूँगा, तो वो बढ़ते जाएगा, फिर ऐसे करके वो छूट जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज हमने अपना ये चैप्टर 3 ख़त्म कर लिया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, do subscribe to my channel and hit the bell icon. Also like, share and subscribe. Thank you so much.